हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप अच्छे ही होंगे। पहले के दो लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे हमारा हीटिंग इस पे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, जो हमने आपसे डिस्कस किया था पहले के दो लेक्चर्स में। आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं आपके पास वो है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पेपर के लिहाज से अगर देखा जाए तो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बात ऐसी है, हीटिंग इफेक्ट का जो अगर आप प्रैक्टिकल यूज देखें अपने डेली लाइफ में, तो जो आप जहाँ पे बैठे होंगे, जो बल्ब जल रहा होगा आपके घर के अंदर, आपके रूम के अंदर, उसमें भी हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही वो ग्लो कर रहा है। जो आप रूम, अगर अभी ठंड का टाइम है तो जहाँ पे आप बैठे होंगे जो हीटर आपके रूम में चल रहा होगा, या कहीं आप हीटर चलता हुआ देखते होंगे, तो वहां पे भी जो आपका इफेक्ट है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही वो हीटिंग आपको देखने को मिल रही है। ठीक है। और इवन जो आपके घरों में फ्यूज वायर लगे होते हैं, तो जो फ्यूज लगा होता है तो वो फ्यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही काम करता है। जब करंट ज्यादा आती है सर्किट के अंदर, ज्यादा फ्लो होती है, तो वो जो आपका फिलामेंट लगा हुआ है या कह लें जो फ्यूज वायर लगा हुआ है, वो फ्यूज वायर हीटिंग की वजह से गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, और हॉट होकर के मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट होने की वजह से वो सारा सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है, और आपका जो भी सर्किट है या जो भी डिवाइसेस हैं वो प्रोटेक्टेड हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द ब्लो ऑफ फ्यूज। तो फ्यूज ब्लो कर जाता है, तो फ्यूज के ब्लो होने की वजह से आपकी बाकी की डिवाइसेस क्या होती हैं, वो सेफ हो जाती है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बहुत ही प्रैक्टिकल यूज है, जो हमारे और आपकी घरों में भी उसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये है क्या, इसको अगर आपके लैंग्वेज में जो आपको लिखना है वो कैसे करेंगे, तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट is passed, when electric current is passed through a high resistance wire, through a high resistance wire, resistance high होना चाहिए। when electric current is passed through a high resistance wire, it becomes very hot। क्या होगा, ये बहुत गर्म हो जाएगा, it becomes very hot, and hot होके क्या करेगा, and produces heat, and produces heat, हॉट हो जाएगा और क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, एंड प्रोड्यूसेस हीट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आप इस बात को ध्यान रखें, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही लिखना है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर इट बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब इसके डेरिवेशन के अंदर देख लेते हैं कैसा इसका फार्मूला निकल के आएगा। तो व्हेन अ चार्ज Q, एक चार्ज Q है, उसको आप मूव करा रहे हो, इज मूव्ड, when a charge Q is moved against a potential difference, is moved against a potential difference, एक चार्ज Q को आप मूव करा रहे हैं किसमें, एक पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में, अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। द इस टाइम पे जो आपको काम करना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इस चार्ज को मूव कराने के लिए जो काम करना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q, इसी चार्ज को मूव कराने में जो आपको काम करना पड़ रहा है, वर्क डन,
उसको अगर आप W बोलते हैं तो W इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू। W इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू। और आप जानते हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो चार्ज है Q वो क्या होता है अभी, I इंटू टी, I इंटू टी। और जो आपके पास V है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। ये भी बात आपसे हो चुकी है। तो फिर आपके पास क्या बनता है भाई, देयरफॉर W क्या हो गया, W हो गया सर V इज इक्वल टू I इंटू आर, और Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I से I मल्टीप्लाई हुआ, I स्क्वायर हो गया, R और T। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वायर आर टी। और यही जो वर्क डन है, यही किसमें कन्वर्ट होती है, यही वर्क डन किसमें कन्वर्टेड होती है, हीट में। तो हीट H इज इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वायर आर टी। क्योंकि हमने आपसे पहले भी इस बारे में डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम अपने हाथों को रब करेंगे, वर्क करेंगे, तब हमें हीट मिलेगी। बिना रब किए, बिना वर्क किए आपको हीट नहीं मिलने वाली। तो यही वर्क किसमें कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, और यही आपके पास हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। और चूंकि वर्क डन क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। तो जो हीट होगी उसकी भी यूनिट क्या होगी, जूल, क्योंकि वही कन्वर्जन वर्क डन का ही हीट में हुआ है। इसका मतलब वर्क डन की और हीट की दोनों की ही यूनिट क्या होगी, सेम होगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि ये इन जनरल आपके हमारे सबके घरों में यूज हो रहा है। फिजिक्स की खूबसूरती यही है कि फिजिक्स हमें नेचर से जोड़ती है, अपनी सराउंडिंग से जोड़ती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे है। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इसका यूज आप कहाँ पे कर रहे हैं, अपने घरों में जो आपके बल्ब ग्लो हो रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ग्लो कर रहे हैं। आपके घरों में जो फ्यूज लगे हुए हैं, उनमें जो इफेक्ट आप यूज कर रहे हैं, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज कर रहे हैं। होता कैसे है, जब भी करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, वो जो आपका फ्यूज वायर लगा हुआ है वो मेल्ट हो जाएगा, हीट होकर के वो एकदम से गर्म होकर के पिघल जाएगा। पिघलने की वजह से क्या होगा, जो आपकी जो और अदर सर्किट है, जो आपके घर में और दूसरे सर्किट्स हैं, जो आपके इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं घर के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, बच जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, और भारी नुकसान दूसरा नहीं होगा, केवल फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपके घर में हीटर्स लगे हुए हैं, उनमें भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही यूज होता है। इवन जो वेल्डिंग करते हैं लोग, बाहर आप वेल्डिंग कराते जाते होंगे, कुछ भी आपके घरों में कुछ भी ऐसी चीजें वेल्डिंग करने वाली चीजें होती होंगी, तो उनकी वेल्डिंग कराने के लिए आप जाते हैं, वहां भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही यूज होता है। तो आप इसको अच्छे से समझ लें, ये बड़े काम की चीज आपके लिए है। अब इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही मैंने आपके सामने एक न्यूमेरिकल लिख दिया है कि कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। आपको क्या निकालना है, हीट जनरेटेड निकालना है, किसके लिए, 96,000 कूलम, 96,000 कूलम ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए कितने टाइम क्या दे रखा है, 1 आवर में, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 550 वोल्ट। मतलब आपको गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन करने के पहले आप जरूर ऐसे चीजों को लिख लिया करें कि क्या क्या दिया हुआ है आपको। तो दिया क्या हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, चार्ज Q, Q कितना दिया हुआ है भाई, 96,000 कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। टाइम दे रखा है जिसमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कितने घंटे में, 1 आवर में। 1 आवर को मैं किस में चेंज कर लूं, सेकंड में, तो 60 इंटू 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60, एक किस में चेंज हो गया, सेकंड में चेंज हो गया। क्लियर। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, मींस V दे रखा है। V कितना दे रखा है आपको, 50 वोल्ट।
50 बोल दे रखा है आपको पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको निकालना क्या है, हीट जनरेटेड, मींस आपको H निकालना है, H निकालना है। हमको पता है कि H इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला पहले हमें दिमाग में आना चाहिए कि H इज इक्वल टू क्या होता है, I2RT। लेकिन ना तो मुझे इसमें से I पता है, ना तो R पता है, केवल T पता है बस। तो हमें इन चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कैसे हम I को लेकर के आए, कैसे हम R को लेकर के आए। ठीक है, तो आपको पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है भाई, I इज इक्वल टू होता है सर Q अपॉन T। ये बात आप जानते हैं कि जो करंट होती है, करंट I इज इक्वल टू क्या होती है, I अपॉन T। तो Q कितना है बेटा, Q है आपके पास 96,000, 96,000, चलिए 96,000 कूलम। और T कितना लिख लिया आपने, 60 इंटू 60, कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। और क्या कैंसिल हो सकता है, 960 अपॉन 36 हो गया है। कैसे कर सकते हैं, हाँ 6 से कैंसिल कर सकते हैं, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 3 9, 6 6 जा 36, 160। अभी भी ये कैसे कैंसिल हो जाएगा, 50 से, हाँ 2 से, तो 2 8 जा 2 8 जा 16 और 0, और यहाँ पे 2 3 जा, क्लियर, आई एम राइट। तो ये क्या बन गया आपके पास, 80/3 एम्पियर। और तो नहीं कैंसिल होगा ना, नहीं और नहीं कैंसिल होगा। तो आपके पास कितना आ गया, 80/3 एम्पियर। तो ये कितना निकाल लिया आपने, I निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए, अभी भी आपके पास I तो निकल गया, लेकिन R अभी निकलना बाकी है। तो अब R की व्यवस्था करिए। R मतलब रेजिस्टेंस की व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको। रेजिस्टेंस क्या है, R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I। तो सर V तो आपने निकाल दिया, हाँ जी, दिया गया है, कितना दिया गया है 50। I कितना निकाला सर आपने, 80/3, तो 83 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे भाई, 150 बटे 80, 150 डिवाइड में 80, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना बच गया आपके पास, 15/8। क्या हुआ है, रेजिस्टेंस है तो ओम में, ठीक है ना, रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो आपने आर की वैल्यू बता दी। अब आपने इस फार्मूले के अंदर इन वैल्यूज को उठा के रख दीजिए। तो H क्या हो जाएगा, हीटिंग तो आपसे पूछी गई है, I स्क्वायर कितना है भाई, I स्क्वायर है, देख लीजिएगा, I स्क्वायर है 80, सॉरी I है 80, तो 80/3 इंटू 80/3, I स्क्वायर होने की वजह से 2 बार लिखेंगे आप। फिर R है, R कितना है भाई, 15/8, ये दिया गया है, निकाल के रखा है हमने। T कितना है, T है 60 इंटू 60, 60 इंटू 60। अब इसको सब मल्टीप्लाई करिए, जो भी मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, यहाँ से तो ये 20 मिल गया, यहाँ से भी ये 20 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से 10 मिल गया, तो बिल्कुल ठीक है ना। नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर वाली चीजों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया कितना हो गया, 800 और ये हो गया 400। तो मल्टीप्लाई करिए, 800 ऊपर, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 400 से, तो 8 चौक 32, 8 4 जा 32, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 4 जीरो, 4 जीरो ये लेके आया, और क्या बचा बेटा, 15 से और मल्टीप्लाई होगा, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा 30, और 15 3 जा 45, और हाँ 48। तो ये हो गया आपका, और कितने, 4 जीरो और लगा दीजिए, तो 48 लाख, ठीक है ना। कितना बन गया है, 48 लाख, 3 4 5, इतना जूल, इतने जूल की हीटिंग हुई। और इसी को अगर आप किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको कितने से डिवाइड कर देंगे, 48 लाख को किससे डिवाइड कर दें, 1000 से, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना बच जाएगा बेटा,
4800 किलो जूल, 4800 किलो जूल का आंसर आपके सामने है। क्लियर? तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा मुझे लगता है, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन पूरा पड़ा हुआ है। आप अगर कोई डाउट है तो आप एक बार इसको दोबारा से देख लें, पॉज करके समझ लें। कोई अगर ऐसी चीज है जो आपको नहीं पकड़ में आती है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में उसको बता दें, जिससे कि उसको रिमूव किया जा सके। अब मैं दूसरा एक कॉन्सेप्ट लेकर के आपके पास और आता हूँ जो आपके बोर्ड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, उसे भी देखते हैं। उसमें क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो आपने देख लिया। इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल किए जा सकते हैं, आप और भी न्यूमेरिकल करिए, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बनाया जा सकता है। इस वजह से अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे कि हम और भी लेक्चर्स अगर जरूरत पड़ती है तो लेकर के आते हैं। अभी एक टॉपिक और बच रहा है इस चैप्टर का, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की बात तो हमने कर ली कि भाई रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है, ये बात तो आपने कर ली। ओम्स लॉ के अंदर आपने भी देख लिया कि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। लेकिन रेजिस्टेंस अगर इसके अंदर एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर एक वायर की बात करें तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। किसके किसके ऊपर? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ पे डिपेंड करेगा, जो वायर की लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो वायर आप ले रहे हैं मान लीजिए, तो वायर की जो लेंथ होगी ना, लेंथ, उसके ऊपर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। ये वायर है, इस वायर की जो लेंथ होगी उसके ऊपर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। दूसरा जो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शन एरिया पे। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब अगर किसी पॉइंट पे इसको देखें आप, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इसका, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा L पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। A क्या है, व्हाट इज A? L आपकी लेंथ है, यहां पे लिख लेते हैं L लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर। A क्या है? A है क्रॉस सेक्शन एरिया वायर की, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। और फिर नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसको भी अगर आप चाहें तो रख ले अपने पास, लेकिन वो यहाँ पे आएगा नहीं फार्मूले के अंदर। नेचर ऑफ मटेरियल, कौन सी तरीके का मटेरियल है, कॉपर है कि एल्यूमिनियम है कि स्टील है कि आयरन है कि दूसरे अलग अलग मटेरियल की, उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस वैसे तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर के बढ़ने घटने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता और घटता है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, इसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ऊपर वालों की, ऊपर वाले दोनों पॉइंट की, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, ऑन कंबाइनिंग, अगर मैं इन दोनों को ऊपर से कंबाइन करता हूं तो मेरे पास रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पे देता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A। अब ये नया भाई रो क्या आ गया, आप सोचे सर रो क्या होता है? इसे बोलते हैं रो, ठीक है ना, आर ओ, रो ऐसे प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं आप इसे, रो से रो। और ए क्या होता है? रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो क्या होता है भैया? रेजिस्टिविटी होती है किसकी? मटेरियल की। रो क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की। किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है? रो। और यहां से आप देख सकते हैं कि एक फार्मूला हमारे पास आ गया R के लिए, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A।
तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके कई सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। फिलहाल आप अगर रो की यूनिट देखें, रेजिस्टिविटी की यूनिट देखें, बाकी यूनिट तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस की ओम होती है, एल की लेंथ की मीटर होती है, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो अगर रो की यूनिट देखें आप, तो रो क्या हो गया, रो हो गया आपके पास आर ए अपॉन एल। आपने कहा सर रो की होती है, रो की जो यूनिट होती है वो क्या, सॉरी आर की क्या होती है, ओम होती है, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, और एल की क्या होती है, मीटर होती है। तो मीटर से इसका स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया, ओम इंटू मीटर। तो रो की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटे, ओम मीटर। ठीक है, तो आई होप कि आपको यूनिट क्लियर हो गई होगी। और रो की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल ऐसे बन सकता है कि भाई एक वायर है, उसकी मान लीजिए कि कोई भी लेंथ है, उस वायर को आपने पूरी लेंथ को आपने 10 सेक्शन में काट दिए। तो 10 सेक्शन में काटने के बाद रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आ जाएंगे। जब 10 सेक्शन में आपने काट दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो जब आपने देखा कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, लेंथ के ऊपर। तो अगर 10 सेक्शन में आपने वायर को कट कर दिया 10 सेक्शंस में, तो रेजिस्टेंस भी 10 सेक्शन उसी रेशियो में रिड्यूस कर जाएगा। उसी रेशियो में आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी रिड्यूस कर जाएगा 10 सेक्शन। क्लियर। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आपसे लेंथ के करस्पॉन्डिंग और इवन एरिया को मेंशन करते हुए कि एरिया अभी आपने रिड्यूस कर दिया, कभी आप एरिया को बढ़ा सकते हैं। तो एरिया को बढ़ाने से घटाने से भी आपके रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा। जैसे आप कहें कि अगर आपका वायर थिन वायर है तो थिन वायर होगा, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। मोटा वायर है, वायर की साइज मोटाई अच्छी है, ज्यादा मोटा वायर है, तो मोटा वायर और पतला वायर, अगर दो आपके पास वायर है तो जो मोटा वाला वायर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। पतले वाले वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल सकती है। रेजिस्टेंस को लेकर के आप यहां से बता सकते हैं कि मोटे वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको करने को मिल सकते हैं।